इसलिए गए बाहर, 10 लाख करोड़ रुपए रेमिटेंसेस में भेजते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए। उनके पास नीला पासपोर्ट है, वहां पर नागरिकता नहीं मिलती, यहां काम नहीं मिला इसलिए काम खोजने जाता है आदमी। आप उल्टी धारा बहा रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे तो प्लीज समझ लो, समझाइए ना। दिमाग के कोने में किसी में डालो जो मैं कह रहा हूं, समझ लो। डालिए थोड़ा दिमाग बड़े में लोग डालिए हैं जो इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं, जो हमारे देश से चले गए थे, वो देश वापस आएंगे, वो देश वापस आएंगे। इंडिया कौन सा हसीन मुंगेरी लाल का आप सपना देख रहे हैं? मलूक भाई, आप कारोबार से जुड़े भी हैं, आप मुंबई लगातार जाते रहते हैं। सबकी अभी कच्चा चिट्टा खोलूं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ मनी, पैसा है पर भारत में लगाने को तैयार नहीं, बाहर लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं बाहर वाला अब यहां आ जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? मलूक भाई, थोड़ा बहुत मैं जानता हूं बिजनेस को। नमस्कार। आज की बहस सिर्फ एक तेल और गैस के जहाज की नहीं है। आज की बहस है ताकत, करेंसी और दबाव की राजनीति पर। भारत की ओर आ रहे कच्चे तेल का टैंकर जो गुजरात के पोर्ट पर पहुंचने वाला था, अचानक बीच समंदर से वो मुड़कर चीन की तरफ चला गया। सूत्र बताते हैं कि ईरान ने शर्त रखी, तेल चाहिए तो भुगतान डॉलर या रुपये में नहीं बल्कि युआन में होगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ व्यापार है या डॉलर को चुनौती देने की शुरुआत? क्या अमेरिका की पाबंदियों का असर अब भारत तक साफ दिखाई देने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत भू राजनीतिक दबावों में फंसता जा रहा है? इन्हीं सवालों पर आज बहस करेंगे। शीतल प्रसाद सिंह, हमारे पास अब कोई चारा ही नहीं बचा, अमेरिका जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। हाँ, ये तो परिस्थिति हमने खुद पैदा की है ना। आप ब्रिक्स में गए, ब्रिक्स में आज लीडर हैं। ब्रिक्स में जब ब्राजील में प्रस्ताव आया कि ब्रिक्स की एक करेंसी हो, तो भारत उससे वॉकआउट कर गया डॉलर के पक्ष में। हम तो वहाँ ब्रिक्स में रह के भी ब्रिक्स के किसी ऐसे फैसले में शामिल नहीं हो रहे जो अमेरिका की हेजमनी को काउंटर कर सके। तो हम अपने अगर फैसले अमेरिका के हित में लेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? समस्तीपुर के डीएम ने कल चिट्ठी जारी की है कि अब कोई भी डीजल और पेट्रोल किसी केन में नहीं दिया जाएगा। आप तो किसान परिवार से हैं, जानते हैं, हम भी हैं, कि सारे किसान जो ट्रैक्टर के लिए डीजल लेते हैं वो केन में या ड्रम में लेके आते हैं। अब आप समझ लीजिए कि पूरे हाँ तो ख़त्म। और कहा जा रहा है क्राइसिस नहीं है। दूसरे आपके यहाँ कुछ लोग आंकड़े देते हैं, तथ्य उसके साथ देख लीजिए। कुल 1,62,00,000 पीएनजी कनेक्शन है और पूरे महीने हम कसरत करेंगे तो 5 लाख दे सकते हैं। एलपीजी कनेक्शन 33 करोड़ से ज़्यादा है, 22-23 गुना ज़्यादा है। तो पीएनजी को ये प्रधानमंत्री समेत तमाम प्रवक्ता इसको कह देते हैं, अरे पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता, पीएनजी ऐसे नहीं चाहिए जहाँ वो सिलेंडर में नहीं जाती। झारखंड वासी हैं, और कहीं जा भी नहीं इलाके सकती से ही आते हैं। पतंजलि कुमार हमारे दर्शक हैं, शीतल भाई, वो कह रहे हैं मैंने 23 मार्च को गैस बुकिंग कराई, अब तक डिलीवरी नहीं हुई और अब कहा जा रहा है कि 35 दिन बाद मिलेगी। जब अनाज का स्टॉक बताया जा सकता है, जब वैक्सीनेशन का डेटा रोज आ सकता है, तो फिर तेल और गैस के टैंकरों की जानकारी क्यों नहीं? आज जब तेल और गैस वैश्विक राजनीति का हथियार बन चुके हैं, तो क्या देश की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि रोज कितने तेल और गैस के टैंकर भारत आ रहे हैं? हकीकत यह है कि सरकार की तरफ से अब न रोज कोई आधिकारिक बुलेटिन जारी होता है, न ही यह साफ बताया जाता है कि देश की ऊर्जा आपूर्ति किस स्थिति में है। सवाल यह है कि क्या पारदर्शिता के इस दौर में तेल गैस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर रोजाना अपडेट जरूरी नहीं है? तो यही हम लिंगर कर रहे हैं। कैसे हम कर लेंगे? सिर्फ झूठे आंकड़ों से थोड़ी हो जाएगा। 5 किलो वाले सिलेंडर हमारे जो है 70% फिल नहीं हो पाए हैं। सब लोग मजदूर संगठनों से भाग रहे हैं। इतने वीडियो अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर। नहीं तो अपने हित साधने में बस अब ये कहते, अमेरिका के कहने पे ही हम 27 देश के, हम तो 12 देशों से भी अपनी पूरी आपूर्ति की भरपाई कर सकते हैं कि नहीं जी 41 से लेंगे, अमेरिका के कहने के हिसाब से ही लिया जाएगा। और वो जो आएंगे उनमें कितना वक्त लगेगा, आपने ही मेरे कार्यक्रम में बताया था। अब यहाँ पर स्पॉट प्राइसेस में $32 का फर्क। अरे नहीं, 10 से 30 दिन में जो तेल आएगा, फ्यूचर्स वाला तो न जाने कब आएगा जी। ब्रेंट $110 हो चुका है और फिर हम जो एलएनजी अमेरिका से लाएंगे उसमें हम पर MMBTU $0.5 की जगह $3 से ज्यादा का किराया देंगे। आप सोचिए कि ये कितनी कॉस्ट, हमें 6 गुना ज्यादा किराया देके और एलपीजी में 4 गुना ज्यादा किराया देके हम लाएंगे। नहीं, मैं वहां है भी नहीं, 70% तो यूरोप को दे रहा है भी। अब देखिए, उसे कालाबाजारी कहिए, मौका परस्ती कहिए या विशुद्ध धंधा कहिए, अब लोग वो कह रहे हैं जिन देशों में कि अभी चाहिए भाई मुझे तेल, दिक्कत आ गई, वो कह रहे हैं $141 प्रति बैरल देंगे ऑन स्पॉट प्राइसेस। वो ब्रेंट के दाम से $32 महंगा है।
तो हम 200 की तरफ जा रहे हैं। ये तो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जाहिर है तो 150 तक हम पहुंच गए। लड़ाई अभी 4 हफ्ते 3 हफ्ते की बात और की गई है, ये कूदता हुआ वहां जाएगा। और हमारे लिए तो इतनी कठिनाई इससे आ रही, चूंकि हम बड़ा पेट है। आखिरी सवाल शीतल भाई, जो ये ट्रंप अपनों पर ही तलवार चला रहा है, उसके साथ हम कब तक कदम ताल करेंगे? वो अपने सेना प्रमुख को हटा रहा है, अटॉर्नी जनरल को, FBI डायरेक्टर का भी नंबर लग सकता है, नेशनल इंटेलिजेंस की अध्यक्ष का भी नंबर लग सकता है। तो ये हमारा नंबर भी लगा रहा है क्या? हम क्यों इसके साथ नंबर डायल कर रहे हैं? हमने तो अपनी जबान गिरवी रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने, मैक्रोन ने क्या कहा, स्टारमर ने क्या कहा, जर्मनी के राष्ट्रपति ने क्या कहा, स्पेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्या कहा। सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के मुंह में, प्रधानमंत्री के मुंह में तालू चिपका हुआ है। हमारा ब्रिक्स के हम प्रेसिडेंट हैं, क्या रोल है हमारा भाई? हम अगर नहीं कहेंगे गलत को गलत, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, नहीं उसमें कहा जा रहा है मध्यस्थता, हम दलाली नहीं करते, उसके ऊपर सारी, हमें क्या लेना देना, हम इन चीजों में घुसते नहीं। हम कौन गया था? यूक्रेन कौन गया था? नहीं यूक्रेन कौन गया था युद्ध रुकवाने? तो यहाँ पर राष्ट्रीय हित साधने होंगे क्या? अभी सारी जानकारी साझा करना वो असल में देश हित नहीं है, क्योंकि भाई कुछ बातें या जो विकल्प खोज रहे हैं हमें पूरी दुनिया में जग जाहिर करने की जरूरत नहीं है, या देशवासियों को, ये बात मैंने पहले भी कही थी, आपको, मुझको, हम सबको भरोसे में लेने की भी जरूरत है। जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक दिन में एक ही बार खाना खाओ, खाद्य संकट है 1965 के युद्ध में, देश ने बात मानी थी, देश यहाँ भी बात मान लेगा। हमने तो ताली थाली भी बजाई थी कोरोना में। तो अब जानकारी साझा कर ली जाए या अभी इंतजार कीजिए? अभी मुश्किल वक्त नहीं आया है, सरकार तैयारियां कर रही है। 2019 में जिस तरह से हमने करार बंद किया, जो सस्ता तेल हमें दे रहा था ईरान, ट्रंप के कहने पर, नए नवेले दोस्त के कहने पर मान लिया, सदाबहार दोस्त से रिश्ता तोड़ दिया। कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सरकार बताती क्यों नहीं? और वो बात क्या आज सच्ची साबित हो रही है? जो मैंने सवाल उठाए थे, ओ जी आ रहा है वो ऑयल टैंकर गुजरात पहुंचने वाला है, वो तो चल पड़ा चीन की तरफ। आना था गुजरात, पहुंच गए चीन। समझिए ना, ये कौन सा खेल हो गया? वो टैंकर चीन की तरफ ये बताएंगे ना सरकार को? सरकार की जिम्मेदारी नहीं हमारे को स्पष्ट जानकारी दे। संदीप भाई, आपका पता है जो कहना चाहते हो, जो थीम होती है आप उसी को कहते हो। लगता है आपकी थीम के खिलाफ गई, आपकी बात के खिलाफ गई, एकदम बीच में आ जाओगे और बात को रोक दोगे और वहीं बंद कर दोगे मुंह को। करार नहीं हुआ आके मीडिया का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर यह खबर, अरे ईरान से हम लेने लगे तेल, कहां लेने लगे, हमें पूरी जानकारी। मेरा सवाल यह है, मैं तो पहले दिन से, आप लगातार मेरे कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं, आप इस बात के गवाह हैं, मैं तो कह रहा था हमारा दोस्त है ईरान, लेना चाहिए। अमेरिका कौन होता है हमें 30 दिन की मोहलत दे या ना दे? सही बात है। समुद्र में जहाज है ईरान, वो बेच सकता है। अमेरिका कौन होता है हम 30 दिन का अल्टीमेटम देने वाला? नहीं कहते। संदीप भाई, आपकी इस बात का जवाब दूंगा, पर आप एक चीज बताओ, आपका बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता क्यों नहीं आता? क्योंकि आप इतना चढ़ जाते हो, इसके ऊपर इतना कूद जाते हो, अपने शब्द उसके मुंह में डाल देते हो, इतनी बेइज्जत कर देते हो, वो बोलने के लायक ही नहीं छोड़ते, आप ही बोलते रहते हो। सवाल का जवाब नहीं, इनके पास है, कुछ आए बाएं साएं बोलेंगे। तजुर्बेकार व्यक्ति के साथ यही तो उसकी खासियत होती है, ये उसकी ताकत होती है। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसको हल्के से विषयांतर करके कहीं और आप ले। मैं ये कह रहा हूं ईरान के साथ तेल लेना है या हम कहां से ले रहे हैं, वो जानकारी पूरी क्यों नहीं आती? ये हवाई पर्ची बांटने का काम दर्शकों को बताना लगी, अब ईरान से आने लगा, नहीं आ रहा है कि रोजाना मैं तो चाहूंगा है ना। मैं इसका जवाब दे रहा हूं जी। पूरे वर्ल्ड में जहां से सस्ता मिलेगा, देश हित में जो होगा, देश के लोगों के हित में जो होगा, सरकार बहुत ध्यान रखे हुए है, पहली सरकारों से ज्यादा संवेदनशील है, गरीब किसान पिछड़ों के बारे में सोचती है, वहीं से तेल और गैस लेंगे जहां से सस्ती मिलेगी और अपनी प्रोडक्शन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जहाज इसलिए मुड़ गया क्योंकि स्पॉट प्राइसिंग $32 का फर्क आ गया और अब यहां पर कहा जा रहा है युआन में पैसे दो। या हम डर रहे हैं अमेरिका से कि अमेरिका के पेट्रो डॉलर पर यह वार है। आप तो समझते हैं कारोबार को मलूक भाई, ये लंबा खेल हो रहा है। 1974 दोस्तों, ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो हमें डॉलर में नहीं रुपये में तेल देता था, शामिल होने को तैयार नहीं दिख रहे हैं क्या? और आज वही युआन में तेल देने को तैयार है, डॉलर में भी नहीं, रुपये में भी नहीं। सोचने वाली बात है। हमारी विदेश नीति कारोबार को समझते हैं, किसानी को भी समझते हैं, व्यवहारिकता को भी समझते हैं, देश के लोग और देश को भी समझते हैं और बात को रखने की कोशिश भी करते हैं, अगर रखने दो तो। आप ये क्यों नहीं कहते पूरे जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग जो पूरे गल्फ कंट्रीज में, दुबई आदि में चले गए थे, वहां पे पूरी मारामारी हो गई है, वो सब वापस आएंगे,
देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश तरक्की करेगी, उस एस्पेक्ट से क्यों नहीं सोचते? अच्छा वापस आएंगे तो देश एक ही थीम को लेके अब ये नया इकोनॉमिक शगुफा मेरे कार्यक्रम में आपने डाल दिया। वो लोग वापस आएंगे 1 करोड़ लोग, तो भारत की अर्थव्यवस्था शगुफा है, शगुफा है, ये तो लोग पूरी जिम्मेदारी से आप आप कह रहे हैं वो लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ काम करेंगे। अरे काम नहीं मिल रहा था सर। अगर 1 करोड़ लोग गल्फ से इंडिया आ जाएंगे तो क्या करेंगे, कौन से काम करेंगे, कौन सा काम उनको मिलेगा यहाँ पे करने के लिए? यहाँ तो खुद रोजगार नहीं है, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, बल्कि वहाँ पे काम करते तो वहाँ से रेमिटेंस मिलते हैं सरकार को। आप आप समझ ही नहीं रहे तो प्लीज समझ लो, समझाइए ना। दिमाग के कोने में किसी में डालो जो मैं कह रहा हूँ, समझ लो। डालिए थोड़ा दिमाग में, लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं, जो हमारे देश से चले गए थे, वो हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति विदेशों में जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। का आप सपना देख रहे हैं मलूक भाई, आप कारोबार से जुड़े भी हैं, आप मुंबई लगातार जाते रहते हैं। सबकी अभी कच्चा चिट्ठा खोलूं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ मनी, पैसा है पर भारत में लगाने को तैयार नहीं, बाहर लगा रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, जानकारी की कमी है या फिर सरकार को बचाने के चक्कर में इतने नीचे जा रहे हैं कि अपना फजीहत करवा रहे हैं। सुनो, बंबई नहीं, मैं तो और कई जगह काम करता हूँ। नहीं, मैं उद्योगपतियों की बात कर रहा हूँ। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। भारतीय उद्योगपति, ये तो सबसे बड़ी चिंता है सरकार की। सरकार इस बात को मानती है कि वो भारत में पैसा लगाने को तैयार नहीं, दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ मनी। वो बाहर लगाने को तैयार है, भारत में नहीं लगा रहे हमारे उद्योगपति। गलत कह रहा हूं तो बताइए। आपकी बात को 100% सपोर्ट करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जो बाहर जाना चाह रहे थे, जो बाहर भाग रहे थे, वो वापस अब इंडिया आएंगे। वो अब इंडिया आएंगे, अब उनको पैसे लगाने पड़ेंगे 25 देशों में और देश की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अखिलेश प्रताप सिंह, आपदा में भी अवसर तलाशा जा सकता है। सरकार ने अभी स्थिति संभाल रखी है, दाम तो बढ़े नहीं है और अब तो लोग भी वापस आकर भारत में ही निवेश करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं मलूक नागर। संदीप भाई इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के व्हाट्सएप का ज्ञान, गोलवर्कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, क्या लोग बातें क्या करते हैं। हमारे मित्र हैं, सांसद रहे हैं, जितने पैसे वाले देश छोड़ के जा रहे हैं, कितना पैसा लेके जा रहे हैं। अभी 1 महीना पहले भी एक न्यूज आई थी कि अंबानी साहब अमेरिका में बहुत बड़ा कोई पेट्रोलियम $300 मिलियन लगाने जा रहे हैं। अमेरिका में बहुत लोगों की बातें हैं। वो $300 बिलियन, वो समझ से परे है। $300 बिलियन, 27 लाख करोड़ रुपए के समझौते की बात हो रही थी। इन्वेस्ट इंडिया में करने की जरूरत है या फिर अमेरिका में? मिलकर क्या है, बहरहाल आपकी बात में तथ्य है कि बहुत से लोग हिंदुस्तान में जो पैसा लिए हैं विदेशों में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में ही जो लंदन में एक कंपनी टेक ओवर की टाटा ने, रेंज रोवर वाली, उसकी दूसरी कंपनी उन्होंने चीन में लगाई, इंडिया में नहीं लगाई। जाने दिए, इस पर लंबा डिबेट चला जाएगा। देखिए संदीप भाई, हम तो कहते हैं ना मेरी बात पे जाओ, ना सरकार की बात पे जाओ, ना किसी और की बात पे जाओ, ज़मीनी हकीकत पे तो जाओ। ज़मीनी हकीकत आज क्या है? 3 महीने में कमर्शियल गैस 550 रुपये बढ़े, हवाई जहाज़ के फ्यूल के दाम 2.5 गुना बढ़े, कमर्शियल इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़े, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े। हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एक अलग विषय है, लेकिन मिल रहा है तो बड़े हुए तो मिल रहा है। एक मिनट अखिलेश जी, हमारे अखिलेश जी, आप चेरी पिकिंग वो अंग्रेजी में कहते हैं, निट पिकिंग या बाल की खाल। एक मिनट सुनिए ना सर, कमर्शियल गैस के बढ़ गए, कमर्शियल डीजल के बढ़ गए, आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। हाँ, है ना सर, चुनाव है अगले महीने, पर सरकार ने हालात थाम रखे हैं ना, काबू में कर रखे हैं ना। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आप लोगों को डरा रहे हैं क्या? देखिए कैसे दाम बढ़ने देंगे? ऐसे हल्का फुल्का रुपए दो बढ़ा है, लेकिन दाम कैसे बढ़ने देंगे? चुनाव भी तो देखने 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में जो कवाल टाउन्स हैं वहाँ के जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो आज की जो सत्ता इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उस फैक्ट्री को तेल नहीं मिल रहा है या पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, इसलिए कि ये कैसे खाएंगे, उसमें महारत हासिल है। मान लीजिए किसी कोई फैक्ट्री बंद हो गई, 1-2 फैक्ट्री मोरबी में 1-2 तरह की फैक्ट्री, कुछ तरह की फैक्ट्री पर असर पड़ा, लेकिन बाकी जो लेबर दूसरा फैक्ट्री में काम करते हैं उनको खाने की व्यवस्था कैसे जाएंगे? 3 महीने। तीसरी बात, सबसे ज्यादा चलने वाला जो हमारा हिंदुस्तान में जो फूड चेन सर्किल है, ठेले से लगाए, दुकान से लगाए, चाय से लगाए, हर चीज के दाम तो बढ़ चुके हैं। चाय से, समोसे से, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। पिछले 10 दिन में हम कई जगह देखे, हम लोग भी ये देखिए, ये कौन करा कि पच नहीं रही है। आप ही अभी बता रहे हैं कि आपने ईरान से
जो हमारा दोस्त था सस्ते पे तेल देता था, आप उससे नहीं ले पाए। फिर आप अपने हमेशा का मित्र रूस से आप दूर हो गए। समस्या सारी आप गिना रहे, बता आप रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को बर्खास्त कर रहे हैं, जंग बढ़ती जा रही है। तो जब ये जंग बढ़ेगी, अभी भी हमारे 18 इंडियन फ्लैग के और 10 इंडियन नॉन इंडियन फ्लैग के टैंकर हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, जो इंडिया अभी नहीं आ रहे हैं, और हम कहीं इधर उधर से ले रहे हैं। तमाम तरह की खबरें ये भी आ रही है कि यूआन में ब्लैक दे के भी टैंकर लिए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी पर तो असर अभी पड़ रहा है ना, जब कभी भी तो निकलेगा ये असर। ऐसा नहीं है शुरू में, ठीक है किसी कारणों से कंट्रोल में है या कंट्रोल किए हैं, लेकिन वो डेफिसिट तो कहीं इकट्ठा हो रहा है ना, वो समस्या तो है ना, वो तो कहीं एक जगह स्टोर हो रहा है, बाद में वो उसका असर पड़ेगा। कब पड़ेगा, कब देखना है, कितने समय तक इस चीज तो को जब तक थाम रही है सरकार के साथ संदीप कदम ताल करनी चाहिए ना। सरकार का समर्थन कीजिए, सरकार का सहयोग कीजिए। कौन विरोध कर? संदीप भाई, आप भूल रहे हैं, अकेले राहुल गांधी ने कम से कम 15 से 20 अवसरों पे सरकार से ये कहा है कि ये समस्या आने वाली है, आइए हम लोग पार्लियामेंट में बात करें। अभी इसी पेट्रोलियम ईरान युद्ध के दौरान बोला और युद्ध शुरू होने के बाद बोला कि पश्चिम एशिया में समस्या आ रही है, आइए हम लोग इस पर बहस करें। तो कहा नहीं, पहले उस पर बहस होगी, वो जो प्रिविलेज आया था, इस पर हम नहीं बहस करेंगे। पहला विपक्ष का नेता राहुल गांधी है कि जो समस्याओं पे सरकार को आगाह करके उस पर चर्चा करने का न्योता देते हैं, और ये सरकार उनका मजाक उड़ाती है और विपक्ष तो साथ देने को तैयार ही है, साथ तो देता ही है। विपक्ष के साथ चर्चा करने के समर्थन सहयोग की अगर उम्मीद होगी कि आप सही सम्मान देंगे तब तो धीरेन्द्र मुन्ना अगर चर्चा के अंदर तो ये बताते रहे, बहुत सारे चैनल्स भी, बहुत सारी अखबारों की कतरन भी, जी ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया है, वो तो मुड़ गया जहाज, वो तो चला गया चीन की तरफ। जहाज मुड़ गया है तो जहाज मुड़ने को सिर्फ जहाज का भरा टैंकर क्यों देखते हैं? इसको कुछ कूटनीति के तहत, कूटनीति के हिसाब से ही देख रहा हूं। कोई कंपनी खरीद रही थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं समझौते, करार क्या हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है? 2019 में जो तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था ईरान से, क्या हमने फिर से लेना शुरू कर दिया है? वो समझौता किया है तो वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि नहीं? पीएनजी की आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत आ रही है? मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, भगवान करे बिल्कुल ना आए, सबकी रसोई में गैस रहे, पर 45% आपने आयात कम किया है। फरवरी महीने में जो 20 लाख मीट्रिक टन आपने गैस आयात की थी, वो 11,20,000 मीट्रिक टन, 45% कम मार्च के महीने में की। लेकिन अभी मलुक भाई बोल रहे थे ना कि 40% हमने अपना, वो आंकड़े, यही तो मैं कह रहा हूं, ये इस पर खुलकर एक डेली बुलेटिन क्यों ना निकाला जाए। ये जो देहरादून में अब लकड़ी इस्तेमाल करने लगे तमाम रेस्टोरेंट, ऋषिकेश में कोयले का इस्तेमाल होने लगा, मलाड में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, कानपुर में टेक्सटाइल प्लास्टिक इंडस्ट्री का पहिया ही थम गया है, मोरबी को छोड़ दीजिए, और खाद के कट्टे मिल रहे हैं। अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं बताइए। मध्य प्रदेश में तो 15 दिन बाद अब खाद मिलना शुरू होगा, क्योंकि पीपी कट्टे ही नहीं मिल रहे, कमी हो गई है पॉलीमर्स की। आपके अपने सोर्सों की जानकारी रहती है, मैं उस पर चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन आप जितने अपने सोर्स पर विश्वास करते हैं, मुझे लगता है कि सरकार की बातों को, कृषि मंत्री के बातों को, पेट्रोलियम मंत्रालय की बातों को, उस पर भी विश्वास करना चाहिए, और जो बोलता है उसको भी देशवासियों को बताना चाहिए। अब आपने देखा ट्रंप के साथ खड़ा, हम तो किसी के साथ ट्रंप के साथ नहीं खड़े, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं गए? ये बहरीन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, कि ये युद्ध ही गलत है, नाजायज है, मानवता पर अपराध किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, ये हमने क्यों नहीं कहा? संदीप जी, जब मैं कुछ ना बोलूं, मेरा देश कुछ ना बोले, तो बोलते हैं कि चुप रहते हैं, किससे डर गए। आज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात करते हैं, ये युद्ध थाम दें, आप जड़ में जा नहीं रहे। मूल मुद्दा तो ये युद्ध थम जाएगा तो हालात सामान्य हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए पर युद्ध चलता रहे, आपको लगेगा सब कुछ सामान्य हो गया। आप तो युद्ध के लिए कहा देश ने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया है। अच्छा। निरपेक्ष हम तो तटस्थ खड़े हैं ना संदीप जी, ये आपको भी पता है। तेल सिर्फ एक वस्तु नहीं, तेल देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। आज सरकार कह रही है आयात भी पर्याप्त है, भंडारण भी पर्याप्त है और उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन सवाल भरोसे का नहीं, जानकारी का है। क्योंकि जब हालात सामान्य होते हैं तो आंकड़े सामने रखे जाते हैं, और जब हालात चुनौतीपूर्ण होते हैं तो आंकड़ों पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। यह सवाल किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि जनहित और पारदर्शिता के पक्ष में है। देश की जनता को हक है जानने का कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा किस स्थिति में है।
हम मांग करते हैं तेल और गैस की स्थिति पर रोजाना स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी दिया जाए, क्योंकि भरोसा तभी बनता है जब जानकारी पूरी हो। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।